हेलो बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में एल्कोहल, फिनॉल व ईथर के जो रासायनिक गुणों का टॉपिक चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम फिनॉल के रासायनिक गुणों की चर्चा कर रहे थे। आज इस लेसन का सबसे सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग जिसकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक होती है, उस हेडिंग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसके अंतर्गत बच्चों में आज राइमर टीमैन रिएक्शन की व्याख्या करनी है। अगर समय बचता है कोल बेस रिएक्शन भी पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना। पहले राइमर टीमैन रिएक्शन की व्याख्या करेंगे। यह आपके अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है बच्चों। मैं पुनः बता रहा हूं आपको, इसमें से एक प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। अगर नेम रिएक्शंस देखी जाएं, सबसे इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस में भी यह आती है। चलिए आज की नई हेडिंग लगाते हैं, राइमर टीमैन रिएक्शंस। होता क्या है बच्चों इसमें, होता क्या है कि यदि हम फिनॉल को, किसको भाई, यदि हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म, किसके साथ, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH, यह भी एक्वस रहेगा। कैसा रहेगा, एक्वस। यहां पे हम KOH भी ले सकते हैं, के साथ लगभग 340 केल्विन पर हीट करेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वह सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा भाई, सैलिसिलिक सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम राइमर टीमैन रिएक्शंस कहते हैं। अगर आप एग्जाम में आते ही इतना भी लिख के आते हैं तो आपको मैक्सिमम नंबर बच्चों मिल जाएंगे, लेकिन इसकी केमिस्ट्री पूरी हमें आनी चाहिए। बहुत सी बातें आने वाली हैं अभी इसमें। पहले इस रिएक्शन को व्यवस्थित लिखें, पूरे स्टेप लिखें इसके, उसके बाद इसकी हम मैकेनिज्म भी देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। अच्छा, ये जो सैलिसिलिक एल्डिहाइड है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। क्या है भाई, यह बहुत महत्वपूर्ण केमिकल है। इसका उपयोग बहुत सी मेडिसिन बनाने में, प्राइमरी, जो प्राइमरी केमिकल होता है, प्राथमिक केमिकल होता है, उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एस्पिरिन बनती है और भी कई मेडिसिन हैं जो इस सैलिसिलिक एल्डिहाइड को प्राइमरी केमिकल लेकर बनाए जाते हैं, मतलब इसके उपयोग करके बनाई जाती हैं। चलिए पहले हम इसकी रिएक्शन की थोड़ा विस्तृत चर्चा कर लें, फिर इसकी मैकेनिज्म की बात की जाएगी। होता कैसे है, सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ये जो फिनॉल है, इस फिनॉल में क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH, वो भी एक्वस, इसकी रिएक्शन होती है और यहाँ टेम्परेचर होता है अप्रोक्स 340 केल्विन। चूंकि हम जानते हैं फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है, तो ये जो H है और Na से रिप्लेस कर देगा और बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। इसके साथ और भी इसमें केमिकल रिएक्शन होगी। कैसे होगी बच्चों, इसकी भी चर्चा की जाएगी। अभी आपको जो NCERT या जो UPMP की बोर्ड की बुक्स में लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही बताया जा रहा है। इसकी केमिस्ट्री की चर्चा भी की जाएगी। और ये जो क्लोरोफॉर्म है, वो इस ऑर्थो पोजीशन पर जाके अटैक करता है। क्या करता है भाई, यहां जाके अटैक करता है और CHCl2 के रूप में यहां जाके जुड़ जाता है। यह इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनता है, यह इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनता है। जब यहां पे CHCl2 जुड़ा तो यहां से HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, यहां से HCl निकल जाएगा और यहां से क्या निकलेगा, Na जुड़ गया तो H2O निकल जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। प्रश्न यह आता है बच्चों कंपटीशन में कि राइमर टीमैन रिएक्शन का इंटरमीडिएट्स क्या है। उसमें एक आंसर आपका यह भी होगा, एक आंसर ये भी दिया होगा।
तो यह आंसर सही है, यह इस केमिकल रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। चलिए रिएक्शन आगे बढ़ी। इसमें क्या होता है, 2 मोल NaOH जो कि एक्वस है वह अटैक करते हैं और इस दोनों Cl को रिप्लेस कर देते हैं OH से। यानी क्या बनेगा इसमें, अभी ऐसा ही रहने दो, बॉन्ड का यूज करेंगे तब इसको बताते हैं। यहां जो था CH और ये OH आ गया और 2 NaCl निकल गए। यह हमने आपको कई बार बताया है, यदि एक कार्बन पर एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएं, एक कार्बन पर एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएं, तो वह कार्बन जो होता है वह अनस्टेबल होता है। कैसा होता है भाई, वह कार्बन अनस्टेबल होता है और स्टेबिलिटी लाने के लिए वह H2O का एलिमिनेशन कर देता है, यानी से यहां से H2O निकल जाएगा। और जब H2O निकल गया तब क्या बनेगा प्रोडक्ट, ONaCHO बना। ये जो प्रोडक्ट बना इसकी हम डाइल्यूट HCl से जब रिएक्शन कराएंगे तो Na के साथ Cl निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा और एसिड का H प्लस इसमें आ जाएगा और CHO बन गया। यह बन गया सैलिसिलिक एल्डिहाइड, या इसको हम कहें ऑर्थोहाइड्रोक्सी, क्या कहेंगे, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कह दें या इसे हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग कई मेडिसिन में प्राइमरी केमिकल के रूप में किया जाता है। अब होता कैसे है बच्चों, हम इस बात की भी चर्चा करें कि यहां इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, क्या होता है इसमें, मैकेनिज्म क्या है, इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार होती है, इस बात की भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ये जो फिनॉल है, फिनॉल में क्या होता है, पहले बेस का अटैक होता है जिसमें कि OH निगेटिव होते हैं। बेस में क्या होता है, एक्वस है, OH निगेटिव होते हैं। यह OH निगेटिव क्या करता है, इस पे अटैक करके, चूंकि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, फिनॉल एसिडिक नेचर का होने के कारण इसका जो H है, यह H को यह बेस ले जाता है और यहां से H2O का एलिमिनेशन करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है भाई, फिनॉक्साइड आयन यहां पे बन गया। फिनॉक्साइड आयन का जनरेशन करता है, ये इसका पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप का केमिकल यहां छोड़ दे, दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो हमने रिएक्टेंट स्पेसीज ली थी उनमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही होगी। रिएक्टेंट कौन कौन से होते हैं हमारे, CHCl3, और यह क्या होगा बच्चों, यहां बेस रखा हुआ है, क्योंकि बेस भी मिलाया है हमने, यानी OH मिलाया है। ये जो CHCl3 का ये वाला कार्बन है, यह कार्बन 3 Cl से जुड़ा है जो कि -I इफेक्ट वाली स्पेसीज होते हैं। इन तीनों Cl का -I इफेक्ट होता है। इस -I इफेक्ट के कारण इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं और कार्बन इस प्रभाव से बचने के लिए इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अर्थात यह इस हाइड्रोजन को रिलीज करना चाहता है। यह चाहता है कि ये वाला हाइड्रोजन हम अपने सेंटर से रिलीज कर दें और इसके नेगेटिव प्रभाव को थोड़ा कम कर दें, अर्थात यह एसिडिक नेचर का होता है। इसका ये जो हाइड्रोजन है इसमें एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि इससे जुड़ने वाले स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट वाले 3 क्लोराइड आयन हैं, वो इसको एसिडिक बना देते हैं। इस बात का फायदा उठाकर NaOH इस पर अटैक करता है और H2O का एलिमिनेशन कर देता है, अपना OH- प्रोवाइड कराता है। OH- प्रोवाइड करा के इसमें H प्लस है और यहाँ से H2O निकल जाता है, और यहाँ जब H प्लस निकल गया तो C पर माइनस बचता है। C पर क्या बचता है, माइनस बचता है, C पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे इसमें। आगे क्या होता है बच्चों, इसी रिएक्शन में क्लोरीन को ये बात बहुत पसंद आती है। क्लोरीन चूंकि एक बेटर लीविंग ग्रुप है, हमने बताया था आपको सारे हेलोजेंस बेटर लीविंग ग्रुप होते हैं। जब भी इनसे कहा जाए क्यों भाई माइनस के रूप में निकलना चाहोगे, ये तुरंत हामी भर देते हैं, ये तुरंत कहते हैं वाह मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मुझ पर निगेटिव चार्ज देना चाहते हैं तो आप मुझे दे दीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ग्रुप होता है, तो ये बेटर लीविंग ग्रुप होता है। कार्बन इससे कहेगा क्यों भाई तू माइनस चार्ज लोगे, माइनस चार्ज लेना चाहोगे, मुझे छोड़ के जाना चाहोगे। क्लोरीन बहुत खुश हो जाता है, कहता भाई मैं तो बेटर लिविंग ग्रुप हूं, मुझे माइनस चार्ज आप दे दो, मैं तुरंत बाहर निकल जाऊंगा। तो ये कार्बन अपना माइनस चार्ज जैसे क्लोरीन को दे देता है और यहां से Cl माइनस निकल जाता है। बच्चों ये भी ध्यान रखना, जो Cl माइनस निकलेगा यहाँ Na प्लस भी था, ये बचा हुआ था, तो कायदे से तो यहाँ NaCl निकलता है। क्या निकलता है? NaCl निकलता है, लेकिन हम डायरेक्ट भी लिख दें कोई बात नहीं, चलेगा हमारा काम। Cl माइनस निकलता है और इसको इसके चार्ज को न्यूट्रल कर जाता है। क्या कर जाता है भाई? इसके चार्ज को न्यूट्रल कर जाता है, लेकिन अभी भी यह बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज बन जाती है, क्योंकि यह कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं हुई। अब कार्बन की बैलेंसी 4 होती है और यहाँ कार्बन की बैलेंसी 2 दिख रही है, यह बहुत रिएक्टिव स्पीसीज बनती है। इसको डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डाइक्लोरोकार्बीन। यहां बीच में डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, बहुत एक्टिव स्पीसीज होती है। तुरंत जहां भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दिखेगा यह उससे तुरंत इमीडिएट जुड़ जाएगी, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होती है। कैसी होती है भाई? यह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती है। यहां इसको सहसंयोजक बंध बनाना है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहां भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तुरंत यह उससे जुड़कर बॉन्ड बना लेगी। इसको नोट करो बच्चों, इस साइड मिटा दें, इस साइड मिटा के, ये वाला नोट कर लिया ना आपने, इसको मिटा के रिमेनिंग मैकेनिज्म यहां बताते हैं। तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो पहले स्टेप का फिनॉक्साइड आयन था जिसमें बढ़िया सा रेजोनेंस होता है, ये हम जानते हैं, कार्बीन इस पर अटैक करेगा। कार्बीन क्या करेगा? डाइक्लोरोकार्बीन इस पर अटैक करेगा, और हम जानते हैं इसमें रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड टूटता है, और यह बॉन्ड टूटकर इसका नेगेटिव चार्ज पूरी बेंजीन रिंग में रिवॉल्व करता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ प्लस और माइनस डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव आएगा। इस नेगेटिव चार्ज को कार्बीन अपने ऊपर ले लेगा, इस नेगेटिव चार्ज को डाइक्लोरोकार्बीन अपने ऊपर लेकर इससे जुड़ जाएगा। यहाँ पे H भी दिखाना है बच्चों, इसका यूज होना है, हम जानते हैं इसके बेंजीन के, इसके अलावा सभी कार्बन पर हाइड्रोजन होते हैं, सभी कार्बन पर क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। ये इस क्रम में आ जाएगा, ठीक है नहीं? अब यहां बच्चों दो प्रश्न बनते हैं, दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि इस फिनॉक्साइड आयन ने ही क्यों नहीं ले लिया? यहां भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी और यह इलेक्ट्रोफाइल होता है। यह क्या होता है? यह कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होता है। यह इलेक्ट्रोफाइल O नेगेटिव पर क्यों नहीं जुड़ा? यानी एक आपका क्वेश्चन बना, जो कार्बीन था, डाइक्लोरोकार्बीन था, वह O नेगेटिव पर क्यों नहीं जुड़ा? पहला क्वेश्चन बना कि जो फिनॉल का O नेगेटिव था उस O नेगेटिव पर क्यों नहीं जुड़ा। दूसरा क्वेश्चन बना, ये जो हमारा कार्बीन था, डाइक्लोरोकार्बीन था, यह P पोजीशन पर क्यों नहीं जुड़ा? पहला पोजीशन पर क्यों नहीं जुड़ा? दो प्रश्न होगा बच्चों, इनकी व्याख्या भी अभी हम करेंगे। कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न कि ये जो कार्बन था, ऑक्सीजन भी तो, ऑक्सीजन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन थे, वो उस पर ही आकर क्यों नहीं अटैक कर गया। दूसरा क्वेश्चन, यह कार्बन पहला पोजीशन पर क्यों नहीं जुड़ा, ऑर्थो पर ही क्यों जुड़ गया। दोनों बातों की चर्चा की जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो स्पेसीज होती है बच्चों, ये अनस्टेबल स्पेसीज होती है, यह स्टेबिलिटी चाहती है। ये क्या करेगी, अपना जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को रीअरेंज करके इस कार्बन पे पहुंचा देगा, तो कार्बन का चार्ज और बैलेंसी दोनों न्यूट्रल हो जाएंगी। यानी क्या होगा, अगर हम देखें
इसमें क्या होने वाला है, थोड़ा व्यवस्थित बना दें इसको। यहां बनाए तो कैसा है बच्चों, यहां अलग लिख के इसको दोबारा लिख देते हैं ना, ये भी हटा दो, इसको हम यहां दोबारा लिख देते हैं। यहां डबल बॉन्ड O है और यहां Cl2 निगेटिव और इससे एक H जुड़ा है, ये स्पेसीज यहां बन गई है, ठीक है ना, वो वहां बन गई है। अगले ये क्या होगा, ये रीअरेंज होगा और ये अपना H जो है उस H को इस कार्बन पर पहुंचाएगा और इसकी बैलेंसी पूरी कर देगा और इसको न्यूट्रल कर देगा। यानी क्या स्थिति हो जाएगी, यहां पे CHCl2 बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब यहां से H जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, यहां इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन इस बात का इंतजार कर रहा था कि भाई इस पर नेगेटिव आया तो अपना हम नेगेटिव वापस ले लें, तो ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो इन दोनों के बीच में एक बंध बन जाएगा और ये इस स्थिति में आ जाएगा। अब रिएक्शन बच्चों पूर्वानुसार होगी सब कुछ। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 मोल NaOH आएंगे और 2 मोल NaOH क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 मोल NaOH इसको यहाँ पे Cl को रिप्लेस कर देंगे। यह अनस्टेबल होगा, ये तो हम बता ही चुके हैं, यह अनस्टेबल होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करने के बाद इसकी स्थिति ये इस प्रकार बनेगा, CHO बन जाएगा। इस पर एसिड का एडिशन होगा और एसिड के एडिशन से या H+ जो पहले निकला था, ये कहीं एसिड नहीं, H+ जो निकला था उसके एडिशन से सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाएगा। ये इसकी पूरी केमिस्ट्री है बच्चों। क्या हो रहा है दोबारा समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फिनॉल जो कि एसिडिक होता है वह NaOH से रिएक्शन करेगा, अपना प्रोटॉन इसे दे देगा, वापस आना है, लास्ट में ये प्रोटॉन वापस भी आया दिख रहा है सबसे लास्ट में बच्चों, यह दे देगा, H2O निकालकर फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। इस फिनॉक्साइड आयन को अलग रख के हम इनकी रिएक्शन भी देख लें कि क्लोरोफॉर्म NaOH से कैसे रिएक्शन करेगा। ये जब रिएक्शन करेगा इसका H एसिडिक नेचर होने के कारण NaOH के साथ निकल लेगा। कार्बन चाहेगा कि भाई अब हमारा नेगेटिव चार्ज क्लोरीन लेके निकल जाए या क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज देकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन इसकी बैलेंसी कंप्लीट ना होने के कारण यह बहुत रिएक्टिव स्पीसीज बनाएगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल की भांति काम करेगा, जो कि डाइक्लोरोकार्बीन कहलाता है। ये इस पर अटैक करेगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होने के कारण इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन यहाँ ये ऑर्थो पर ही अटैक करके यहाँ जुड़ जाएगा और बाद में पहले जैसी रिएक्शन से रीअरेंज होकर यहाँ 2 मोल NaOH के हिसाब से रिएक्शन करके अनस्टेबल स्पेसीज बनाएगा। यह H2O का एलिमिनेशन करके एल्डिहाइड और जो प्रोटॉन पहले स्टेप में निकला था H+ निकला था वो दोबारा आके यहाँ पे सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना देगा। अब बच्चों 2 क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बनता है ये जो फिनॉक्साइड आयन था और यहाँ CCl2 था डाइक्लोरोकार्बीन, इसने यहां पर अटैक करके ही क्यों नहीं जुड़ गया, OCCl2 यहां भी जुड़ सकता था बच्चों, ये भी हो सकता है ये पॉसिबिलिटी थी। लेकिन हम अब एक बात जानते हैं बच्चों कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वह केमिकल रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाती हैं जहां उन्हें स्टेबिलिटी मिल रही हो, मतलब जहां उन्हें स्टेबिलिटी मिल रही हो, अर्थात जो रिएक्टेंट इंटरमीडिएट्स या जो स्पीसीज केमिकल रिएक्शन में ज्यादा समय तक रहे, इसमें यहां जाकर तो फ्री हो जाएगा। लेकिन यदि यही फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, यदि इसी फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस हो जाए तब यह इस स्थिति में आएगा और इसका माइनस चार्ज लगातार घूमेगा और यह इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा। क्या देगा, यह इसको अतिरिक्त स्थायित्व देगा। यहां ज्यादा अच्छा है 1 स्टेप में कि ये पूरा घूमेगा, जब तक स्थायी रहेगा तब तक वो सॉल्यूशन में रहेगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनाएगा, ये ज्यादा स्टेबल है। इसमें रेजोनेंस होने के कारण क्या कर रहा हूं मैं,
बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने के कारण इस जो फिनॉक्साइड आयन है इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है और रेजोनेंस के कारण ही इस पे ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए यह ऊपर ना जुड़कर यहां जुड़ता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा हो रही है। चलिए पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। जो प्रश्न था प्रश्न क्या था कि यह ओ पर क्यों नहीं जुड़ा? ओ पर इसलिए नहीं जुड़ा, बेंजीन रिंग में जुड़ने से इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही थी क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस होता था। दूसरी बात, सेकंड बात आती है कि जो CCl2 है, ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है, यह पैरा पोजीशन पर क्यों नहीं जुड़ा? पैरा पोजीशन पर क्यों नहीं जुड़ा? दूसरा प्रश्न हमारा आता है कि ये पैरा पोजीशन पर क्यों नहीं जुड़ा, ऐसा क्या कारण था कि इसको हमने पैरा पोजीशन पर नहीं जोड़ा? इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है ये जो फिनॉक्साइड आयन बना था, इसके ऑक्सीजन पर बच्चों निगेटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन सामान्यतः है प्लस आई इफेक्ट रखता है। क्या लगता है भाई बच्चों? यानी यह अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में रिलीज करता है। प्लस आई इफेक्ट के बारे में हम एक बात जानते हैं कि जब यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो होता है यह आगे जाएगा धीरे धीरे। जैसे यहां पे तो माइनस चार्ज सबसे ज्यादा, प्लस चार्ज सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद यहां और कम, यहां और कम और यहां और कम, यानी दूरी बढ़ने के साथ साथ इसका इंपैक्ट कम होता जाता है। तो सबसे नजदीक इसके ऑर्थो है तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्वाधिक होगी। क्या कह रहा हूं मैं? यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्वाधिक होगी क्योंकि प्लस आई इफेक्ट कार्बन की दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। तो ऑर्थो पोजीशन सबसे पहले मिली वहां उसको, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहीं होंगे और जो कार्बीन जो आएगा, डाइक्लोरोकार्बीन जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा था, वह डाइक्लोरोकार्बीन जो इलेक्ट्रोफाइल था वो सबसे पहले यहीं अटैक कर जाए। क्यों? यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। पैरा आते आते दो कार्बन बीच में निकल गए तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि प्लस आई इफेक्ट दूरी बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है। तो पहला रीजन हमें यह मिला कि यहीं क्यों आया, इसका प्लस आई इफेक्ट यहां सबसे ज्यादा था। दूसरी बात बी, जब यहां प्रोडक्ट सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन रहा था, ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड है CH डबल बॉन्ड O, ये एक बात को और भी स्टेबिलिटी देता है। यहां OH और कार्बन के ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहां पे एल्डिहाइडिक और फिनोलिक OH में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। चूंकि दोनों पास पास होते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण यह इसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करता है, अतिरिक्त स्थायित्व आ रहा है। अगर ये यहां आ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी आसानी से। पास पास होने के कारण इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। यह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करता है। इसके कारण ये चाहता है कि यहीं जुड़े, यहां हमारा स्थायित्व भी ज्यादा है। तो इन दो प्रश्नों के उत्तर भी आपको बच्चों मिल गए। चलिए कुछ एग्जाम्पल भी आते हैं जो कि मैंने आपके जो AIEEE वगैरह एग्जाम थे उनके ऑब्जेक्टिव टाइप में से देखे हैं। एक दो एग्जाम्पल और कराते हैं, इसको नोट कर लो बच्चों पहले। चलिए दो प्रश्न लगाते हैं बच्चों। बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपके जो कंपटीशन के एग्जाम थे उनमें से मैं छांट के लाया हूं। प्रश्न यह है कि ये एक कंपाउंड दिया है, इस पर यदि हम रायमार्टिनियन रिएक्शन अप्लाई करें तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? इन चार में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? क्योंकि हमने देखा एक ऑर्थो पोजीशन पहले से भरी हुई है,
तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, चूंकि यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप होता है तो या तो यहां जुड़ जाए या यहां जुड़ जाए। नॉर्मली मेटा पे जुड़ेगा ही नहीं, मेटा पे जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड होता है। अर्थात मेटा वाला आंसर तो हमारा गलत हो गया कि यह CHO मेटा पर नहीं जुड़ेगा, पक्का हो गया। उसी पोजीशन पर भी नहीं जुड़ेगा, रिप्लेसमेंट भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अब बात आई, या तो यह दूसरी ऑर्थो को ऑक्यूपाई कर ले, एक ऑर्थो और बची है, या यह ऑर्थो बिजी होने के कारण पैरा पर आ जाए, ऑर्थो बिजी होने के कारण पैरा पर आ जाए। कौन सी बात सही है बच्चों? जब एक ऑर्थो, मैं आपसे कह रहा हूं, जब एक ऑर्थो पोजीशन पहले से भरी हो तो स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण, स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण नया समूह P पोजीशन पर आएगा। कहां पे आएगा? फिर पैरा पोजीशन पर आएगा। यहां ऑर्थो पहले से ऑक्यूपाई हो गई है, स्टीयरिक हिंड्रेंस भी रहेगा तो दूसरी ऑर्थो को वह कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब जो सेकंड ऑप्शन होगा, सेकंड विकल्प था उसका कि पैरा पे जाएगा, तो आपका आंसर ये वाला सही हो गया। यानी इसका आंसर क्या हुआ बच्चा? सभी एक से बच्चों आंसर लिख रहे हैं, लग रहे हैं ना देखने में। इसका आपका सही आंसर यह हुआ, यहां पे CHO आएगा, CHO इस स्थान पर आएगा। प्रश्न ऐसे ही आते हैं जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को, इसकी बात कर लें। नन ऑफ दीस लिख देंगे चौथा। इसमें प्रश्न आया, ये दिया है एनिसोल, और एनिसोल में फ्रीडल क्राफ्ट लग रही है। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप कहां आएगा? और नॉर्मली हम जानते हैं ऑर्थो पे आता है, मेटा तो आएगा ही नहीं, मेटा तो आता नहीं है, ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा। अब बच्चों यहां एक लड़ाई होती है, एक बात की लड़ाई चल रही है। ये जो OCH3 होता है, हमें ये बताना है यहां जो CH, दोबारा लिख दूं इसको, अच्छा मैंने यहां लिखा OCH3 पर मेनली क्या होना है? डाइक्लोरोकार्बीन का अटैक होना था, इलेक्ट्रोफाइल का। ये जहां अटैक करेगा वही प्रोडक्ट बन जाता है, ये तो हम जानते ही हैं। ये जो OCH3 होता है इसमें बढ़िया सा +M इफेक्ट होता है। क्या होता है भाई? +M इफेक्ट होता है, यानी कि मीजोमेरिक इफेक्ट होता है प्लस, और +M इफेक्ट इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, दोनों पे बराबर बढ़ाता है, एक समान रूप से बढ़ाता है बच्चों। इसमें नहीं होता इंडक्टिव इफेक्ट जो था वो धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट एक समान रूप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह फैलाता है, यानी दोनों पर समान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अभी तो यह किसी पर भी आ सकता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यह यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है। इसमें एक स्पेशल इफेक्ट भी होता है, -I इफेक्ट। कौन सा होता है बच्चों? -I इफेक्ट भी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है इसमें। OCH3 में जैसे वहां पे फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन का +I इफेक्ट था, यहाँ पे इसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, इसमें इस ऑक्सीजन में -I इफेक्ट भी होता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी। सबसे ज्यादा किससे खींचेगा? अब बात आई, इसने तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, लेकिन -I इफेक्ट ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज किया, और यह कार्बन की दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा -I यहां होगा, अर्थात सबसे ज्यादा यह यहां के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अर्थात यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। नहीं समझ आ रहा है? मैं दोबारा बताता हूं बच्चों, इसमें OCH3 का +M इफेक्ट है, सब जगह होता है, यह ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इस पर एक स्पेशल इफेक्ट -I इफेक्ट भी होता है, यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है, ऑर्थो पोजीशन पास होने के कारण ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहां रहेगी? इंक्रीज रहेगी पैरा पोजीशन पर, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वह हमारा
पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा और पैरा पोजीशन पर जुड़ने के कारण जो हमारा एल्डिहाइड बनेगा वह पैरा वाला बनेगा। आंसर बच्चों को यही मालूम था, बच्चे ये लेके आएंगे, लेकिन हमारा आंसर ये सी सही है। ठीक है ना। मैं आशा कर रहा हूं राइमर-टीमैन रिएक्शन से संबंधित सभी तरह के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगले कालांश में फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी की कुछ नई केमिकल रिएक्शंस लेके आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इसे नोट कीजिए, अगले कालांश के लिए तैयार रहिए।